आज मैं आप सब लोगों के साथ में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर होटल्स। मतलब आज अपन होटल्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ए लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन ए स्मॉल हिल स्टेशन। ठीक है, एक स्मॉल हिल स्टेशन में एक लॉजिंग होम चलाया जाता है विद द सिंगल विथ 100 सिंगल रूम। और उस लॉज में 100 सिंगल रूम है। द होम ऑफर कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन विंटर मंथ इन ए ईयर वेन नंबर ऑफ विजिटर आर लिमिटेड। मतलब 6 मंथ्स इस लॉज का ऑफ सीजन रहता है। ठीक है, वहाँ पर नंबर ऑफ जो विजिटर है वो लिमिटेड आते हैं। इस वजह से 6 मंथ्स में अपन कंसेशनल रेट पर प्राइस रखते हैं। और ये जो 6 मंथ है ये विंटर वाले हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड हाफ ऑफ फुल रूम रेंट इज चार्ज। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ फुल रेंट इज चार्ज। और इस ऑफ सीजन में अपन जो रेंट चार्ज करते हैं ना वो हाफ चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सीजन पीरियड में अगर आप 1 रुपये चार्ज करते हो ना, तो ऑफ सीजन में आप 0.50 रुपये चार्ज करते हो, उसका आधा चार्ज करते हो। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो देखो यहाँ पर 2 कैटेगरी बन गई। ठीक है, एक विंटर की एक समर की, या मैं दूसरे तरीके से इसको बोलूँ तो एक ऑफ सीजन की और एक सीजनल टाइम की। ठीक है, 2 कैटेगरी बन गई। और आपको देखो कैटेगरी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, और आज और अच्छे से इस कंसेप्ट को मैं समझा दूंगा। द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट द रेट 20% फॉर रूम रेंट। ठीक है, और आप जितना भी रेंट रख रहे हो ना उसका 20% आपको प्रॉफिट का मार्जिन रखना है। ठीक है भाई, द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेटेड एंड द अदर डिटेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। और जो 31 मार्च को जो ईयर एंड हो रहा है ना उसके लिए आपको जो कॉस्ट की डिटेल है वो इस प्रकार दे रखी है। और आपको 1 महीने में 30 दिन मानने हैं। ठीक है, आपको 1 महीने में 30 दिन मानने हैं। ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजनल टाइम इट 80%। मतलब सीजनल टाइम पर जो ऑक्यूपेंसी रहती है वो 80% की रहती है। वाई इन ऑफ सीजन इज इट इज़ ओनली 40%। जबकि ऑफ सीजन में जो ऑक्यूपेंसी रहती है वो 40% रहती है। ठीक है भाई, देखो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो इसमें जो यूनिट होती है ना, होटल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो यूनिट रहती है ना वो होती है रूम डेज। ठीक है भाई, देखो अगर आप कभी भी देखो अगर होटल में जाओगे ना रूम लेने के लिए तो वो आपको दो ही चीज़ें पूछेगा। एक तो पूछेगा कि आपको कितने रूम लेने हैं, दूसरी चीज़ पूछेगा कितने दिन के लिए लेना है। तो जो चार्ज की उनकी रेट रहती है ना वो रहती है रूम डेज। मतलब कितने दिन तक कितने रूम उन्होंने बुक किए। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनकी चार्जिंग यूनिट होगी ना तो जो होगी वो होगी रूम डेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन रूम डेज निकालेंगे है ना। मैं यहाँ पर निकालूंगा रूम डेज। रूम डेज, देखो रूम डेज की बात करें ना तो देखो एक तो है ऑफ सीजन। ठीक है, एक है सीजनल टाइम। ठीक है, देखो ऑफ सीजन की यदि मैं बात करूँ ना तो चाहे ऑफ सीजन हो चाहे सीजनल टाइम हो, देखो रूम तो 100 के 100 ही रहेंगे। ठीक है, सीजनल टाइम में ऑक्यूपेंसी 80% है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 80% कर दूंगा। ठीक है, जबकि ऑफ सीजन में जो ऑक्यूपेंसी है ना वो है 40%। ठीक है भाई, तो ये तो एक दिन कितने रूम ऑक्यूपाई रहेंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है 1 महीने में आपको 30 दिन मानने हैं, तो भाई साहब 1 महीने के मेरे पास रूम डेज आ जाएंगे। ठीक है, अब ऑफ सीजन है 6 मंथ का। ठीक है, और सीजनल टाइम भी है 6 मंथ्स का। तो इस तरीके से मेरे पास रूम डेज आ जाएंगे। 40 × 30 × 6, 7200 तो है ऑफ सीजन के। ठीक है, और 80 × 30 × 6, 14,400 है सीजनल टाइम के, प्लस 7200।
टोटल हो जाएगा 21,600 टोटल रूम डेज। टोटल रूम डेज आ गए आपके। देखो भाई सीधी सी बात है, जो होटल्स की अपन ऑपरेटिंग करते कोस्टिंग करते हैं तो वहां पर जो यूनिट होती है वो रूम डेज होती है। तो सीधी सी बात है कितने रूम पे, ठीक है, मतलब कितने रूम कितने दिन बुक रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुकिंग डेज और कितने रूम बुक रहे उन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो अपने पास रूम डेज आ जाएंगे। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अपन ने जो पहली क्लास में पढ़ा था ना, वही कंसेप्ट अब अभी भी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो ऑक्यूपेंसी है उसको नंबर ऑफ जो सर्विस है, मतलब जो भी यूनिट है उससे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अपने बस में क्या किया था, नंबर ऑफ पैसेंजर, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर, ठीक है। ट्रक में अपन ने क्या किया था, एंड नंबर ऑफ टन इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर, ठीक है। अगर आप ऐसे अभी तक जितने भी मैंने सर्विस यूनिट पढ़ाए ना, तो देखो आप जहां पर भी देखोगे ना अपन ने सेम ही काम किया है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्यूपेंसी क्या है, रूम, ठीक है, और वो कितने दिन तक बुक रहे हैं, वो नंबर ऑफ डेज इंटू रूम, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ डेज से नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास रूम डेज आ गए 21,600। ये देखो 21,600। यहाँ पर भी देखो जो आंसर देखोगे ना, वो आपको 21,600 ही दिखेगा, ठीक है। ये 21,600 ही दिखेगा आपको। ठीक है भाई, ये चीज़ तो मैंने निकाल दी। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। दैट टोटल इन्वेस्टमेंट इन होम इज 200 लाख, मतलब ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना इन होम में लगा हुआ है वो है 200 लाख का। ओ विच 80% रिलेटेड टू बिल्डिंग, और 80% इसमें बिल्डिंग से रिलेटेड है, मतलब बिल्डिंग में अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना वो 200 लाख का 80% किया है। एंड बैलेंस कितना बचा, 20%, वो किया है अपन ने फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में, ठीक है भाई, वो अपन ने फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में किया है। तो देखो ये भी मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना आपका, वो है 200 लाख का, ये मैंने लिख लिया 200 लाख, ये मैंने यहां पर लिख लिया 200 लाख, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट दो जगह पर हो रहा है, एक तो हो रहा है ये बिल्डिंग में, एक तो ये हो रहा है बिल्डिंग में, ठीक है, और एक हो रहा है फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट। बिल्डिंग में हो रहा है 80% इन्वेस्टमेंट। अगर 200 लाख का मैं 80% करूं तो 1,60,00,000 हो जाएगा, ठीक है। और बैलेंस कितना बचा, 20%, वो हो रहा है आपका फर्नीचर में। तो 200 लाख का 20% करेंगे तो अपना आ जाएगा 40 लाख, ये हो जाएगा अपना 40 लाख, ठीक है, ये अपना हो जाएगा 40 लाख। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है जो एनुअल डेप्रिसिएशन है ना, वो आपको बिल्डिंग में तो 5% लगाना है, और फर्नीचर में लगाना है आपको 15% एसएलएम से, ठीक है। तो इसका यदि मैं 5% कर दूंगा तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का आ जाएगा, और फर्नीचर का मेरे को 15% लगाना है, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो भाई 1,60,00,000 का यदि मैं 5% करूंगा तो 8 लाख का डेप्रिसिएशन तो आ जाएगा मेरे बिल्डिंग का, ठीक है। और 40 लाख का यदि मैं 15% करूंगा तो 6 लाख का डेप्रिसिएशन आ जाएगा मेरा फर्नीचर का, ठीक है। और अगर मैं टोटल करूं तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा मेरा 14 लाख का, ठीक है। ये चीज भी मैंने आपके साथ में निकाल ली, ठीक है भाई। अब अपन क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। जो एक्सपेंजेस हुए हैं ना, स्टाफ सैलरी, ठीक है, स्टाफ सैलरी पर आपने खर्चा किया 5,50,000 रुपये, ठीक है, ये तो एज इट इज आ जाएगा 5,50,000 रुपये।
ठीक है, लेकिन इसमें एक्सक्लूड है रूम अटेंडेंट्स। जो रूम अटेंडेंट्स की जो सैलरी है ना वो एक्सक्लूड है, मतलब उसकी सैलरी को अपन को अलग से कैलकुलेट करना है। रिपेयर टू बिल्डिंग 2,61,000 का, तो भाई साहब ये पर एनम दे रखा है 2,61,000, मैंने सीधा सीधा ले लिया। लॉन्ड्री चार्जेज 80,000 का, तो ये भी मेरे को सीधा सीधा दे रखा है, तो 80,000 रुपये मैंने सीधा सीधा ले लिया। इसके अलावा इंटीरियर पर खर्चा होता है 1,75,000 का, तो 1,75,000 मैंने सीधा सीधा ले लिया। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है आपके 1,90,800 के, तो 1,90,800 मैंने सीधे सीधे ले लिए। ठीक है भाई। रूम अटेंडेंट आर पेड ₹10 पर रूम डे, मतलब एक रूम को एक दिन में यदि ये अटेंड करता है ना तो उसके 10 रुपए लेता है। ठीक है, तो देखो रूम डेज अपन ने निकाल लिया था, रूम डेज अपने का कितना आया था, 21,600 आया था, तो 21,600 आपके रूम डेज है, और एक रूम डेज पर 10 रुपए की रूम अटेंडेंस की सैलरी है, तो 2,16,000 रुपए की रूम अटेंडेंस की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन ए मंथ। ठीक है, और ये आपको किस हिसाब से लेनी है कि रूम ऑक्यूपाइड रहता है ना, उसी हिसाब से लेनी है। तो देखो मैंने रूम डेज तो ऑक्यूपेंसी के तो निकाले थे, ठीक है, मतलब 100 का 80% किया था और 100 का 40% किया था, तो मैंने ऑक्यूपेंसी के हिसाब से तो रूम डेज निकाले थे। ठीक है, तो उससे मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूम अटेंडेंस की सैलरी आ गई। अब देखो इसमें जो मेन चीज है ना वो ये है, मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम। ठीक है, देखो मंथली यहां पर लिख रखा है मंथली, देखो इस पर थोड़ा ध्यान रखना आप, यहां पर लिख रखा है मंथली। जो मंथली चार्जेस है ना वो है 120 पर रूम, मतलब एक रूम का जो मंथली लाइटिंग का चार्जेस है ना वो आता है 120 रुपए का। ठीक है भाई, एक्सेप्ट इसके अलावा इन 4 मंथ इन ए विंटर वेन इट इज ₹30 पर रूम। जबकि सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में जो 2 महीने है ना, 2 महीने तो 120 ही आएगा, लेकिन 4 महीने 30 रुपए का खर्चा आएगा। देखो दोबारा समझो, को क्वेश्चन ये बोल रहा है जो मंथली चार्जेज है ना लाइटिंग का वो है 120 रुपए पर रूम। ठीक है, वो है 120 रुपए पर रूम, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो विंटर वाला टाइम है ना, विंटर में 4 मंथ आपको 30 रुपए पर रूम का लाइटिंग का चार्जेज आता है। मतलब विंटर, देखो विंटर में 6 महीने हैं, तो 6 में से 4 महीने तो आपको 30 रुपए के हिसाब से लेना है, इसका मतलब बाकी बचे हुए 2 महीने में कितने रुपए के हिसाब से लेना है, 120 रुपए के हिसाब से लेना है। ठीक है, और समर में तो आपको पूरा लेना है 120 रुपए के हिसाब से। मतलब विंटर के 4 महीने का इसने स्पेसिफाई करके दे दिया कि 30 रुपए पर रूम का है। इसके अलावा विंटर के 2 महीने का और समर के 6 महीनों का जो आपको पर मंथ पर रूम रेंट लेना है ना वो लेना है 120 रुपए। देखो मैं इसको समझाता हूं आपको, यहां पर देखो, यहां समझाता हूं मैं आपको, यहां मैं आपको समझाऊं तो देखो यहां एनुअल, ठीक है, ये एनुअल है। अब देखो इसमें 2 सीजन है, ठीक है, एक तो है समर, ठीक है, एक है इसमें विंटर। ठीक है, अब विंटर में भी क्या है, आपको 2 भागों में चीजें दे रखी है। ठीक है, मतलब 4 मंथ्स के लिए तो अलग 2 कैटेगरी में है, ठीक है, और 2 मंथ्स के लिए अलग। ठीक है, और समर में तो आपको पूरे के पूरे 6 मंथ्स ही लेने हैं। ठीक है, एनुअल लाइटिंग चार्जेस लिख लेता हूं मैं यहां पर, एनुअल लाइटिंग चार्जेस। देखो अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विंटर, जो विंटर वाला सीजन है ना उसमें 4 महीने तो आपको 30 रुपए पर रूम के लेने हैं।
तो भाई साहब विंटर में देखो 4 महीने की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 4 महीने की बात करूँ ना मैं, तो देखो 4 महीने में देखो 100 रूम रहते हैं, ठीक है। और विंटर में आपकी ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है? 40%। मतलब 40 रूम आपके बुक रहेंगे, तो 40 रूम बुक रहेंगे तो सीधी सी बात है 40 रूम का ही लाइट का खर्चा आएगा, ठीक है। 60 रूम बुक ही नहीं रहेंगे तो उसमें लाइट जलेगी नहीं, तो लाइट का खर्चा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो 40 हो गए। तो ये, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 4 मंथ्स क्या जाएंगे, ठीक है। मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 मंथ्स क्या जाएंगे। और 1 मंथ्स का कितने का है? 30 रुपए का, इंटू 30 इंटू 4, ठीक है भाई। यहां 2 मंथ्स की बात करूं मैं, ठीक है, तो यहां पर भी जो ऑक्यूपेंसी है वो तो 40% की है, ठीक है। लेकिन यहां पर 2 मंथ्स के लिए जो चार्जेज होगा ना वो होगा 120 का, इंटू 2, ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं समर की। तो देखो समर की बात करूं ना तो 100 रूम है, ठीक है। उसका 80%, मतलब 80 रूम बुक रहते हैं, ठीक है। और एक रूम से अपन ले, जो लाइट का खर्चा आता है वो आता है 120 रुपए का। तो 6 महीने के लिए कितने का आएगा, ठीक है। ये मैंने देखो आपके सामने कैलकुलेशन लिख दी है, ठीक है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता हूँ। देखो और दोबारा भी समझाता जाता हूँ। देखो विंटर में 4 महीने हैं, ठीक है, और 40 रूम बुक रहते हैं। देखो 40 रूम बुक रहते हैं, एक रूम पर बुक करने पर 30 रुपए की बिजली लगती है। तो 40 रूम पर बुक रहने पर कितने रुपए की बिजली का खर्चा लगेगा? 1200 का लगेगा, ठीक है। ये 1 महीने का हो गया, तो 4 महीने का कितना हो जाएगा? 4800 का। बाकी विंटर के अगर 2 महीने की बात करूं ना मैं, तो 40 रूम पर 120 रुपए का खर्चा आता है, तो 1 महीने का 4800 का हो गया। तो 2 महीने का कितना हो जाएगा? 9600 का। 2 महीने का कितने का हो जाएगा? 9600 का। अब मैं समर की बात करता हूं। तो देखो समर में 80 रूम बुक रहते हैं, ठीक है, और एक रूम बुक रहने पर 120 रुपए का लाइट का खर्चा आता है। तो 1 महीने का 9600 का खर्चा आएगा, तो 6 महीने का कितने का आएगा? 57,400 का। 57,400 का, ठीक है। अब मैं देखो तीनों को जोड़ लेता हूं यहां पर। तो तीनों को अपन जोड़ेंगे, 57,600, 57,600 प्लस 4800 प्लस 9600, 57,600 प्लस 4800 प्लस 9600, ये हो गया 72,000। 72,000 रुपए का आपका लाइट का चार्जेस आ गया, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन में जो सबसे मेन पॉइंट था ना, जो समझने लायक पॉइंट था, तो जो थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट था वो यही था, ठीक है भाई। देखो सीधी सी बात है यार, क्वेश्चन अपन को ये बोल रहे हैं कि देखो विंटर में क्या करते हैं, विंटर के 6 महीने हैं, ठीक है। तो उस 6 में से क्या होता है, 4 महीने तो एक रूम पर जो लाइट का खर्चा आता है ना वो आता है 30 रुपए का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो 2 महीने बचे वहां पर 120 का आता है, ठीक है। तो मैंने 120 रुपए के हिसाब से ले लिया। ये तो हो गई विंटर की पूरी बात। अब अपन आ जाते हैं समर में, ठीक है। समर के लिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 महीने पर, 1 महीना अगर एक रूम बुक रहता है ना तो वहां पर लाइटिंग का चार्ज 120 रुपए आता है, तो मैंने 120 के हिसाब से ले लिया, बस इतनी सी बात है। तो ये 72,000 आ गया, ठीक है। ये देखो ये 72,000 देखो यहाँ पर मैच भी करवा देता हूँ मैं आपको। ये देखो 72,000 का खर्चा, ठीक है, ये मैच भी हो गया आपका। अब अपन इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं, ठीक है। ये तो देखो टोटल कॉस्ट आ गई, जो कॉस्ट लेनी थी ना वो मैंने टोटल ले ली। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट, आपको निकालना है रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजनल टाइम एंड ऑफ सीजनल मंथ ऑन द बेसिस ऑफ फोरगोइंग इंफॉर्मेशन। जो भी आपको ऊपर जानकारी दे रखी है ना, तो एक रूम से एक दिन में अपन कितना चार्ज करेंगे ऑफ सीजन में, ठीक है, और एक रूम से एक दिन का अपन कितना चार्ज करेंगे सीजनल टाइम में, ठीक है। वो दोनों निकाल के बताना है। तो देखो यहाँ पर कैटेगरी है, और आपको क्वेश्चन ने पहले ही बता रखा है कि सीजनल टाइम में जितना भी अपन रेंट लेते हैं ना, ऑफ सीजन में उसका अपन आधा ही रेंट लेते हैं, ठीक है, उसका अपन आधा ही रेंट लेते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन ने पहले ही बता रखा है। तो देखो यहाँ पर कैटेगरी बन गई, ठीक है। तो कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर करूँगा,
ठीक है। तो देखो एक बार मैं कोस्ट वापस से देख लेता हूँ, ठीक है। देखो स्टाफ की सैलरी आपको 5,50,000 डायरेक्ट दे रखी थी, ठीक है। जो बिल्डिंग का रिपेयर था वो डायरेक्ट दे रखा था, लॉन्ड्री चार्जेस डायरेक्ट दे रखा था, इंटीरियर आपको डायरेक्ट दे रखा था, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको डायरेक्ट दे रखा था। देखो डेप्रीसिएशन 8 लाख, वो मैंने आपको समझा दिया था डायग्राम की सहायता से, ठीक है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का 6 लाख का डेप्रीसिएशन मैंने आपको समझा दिया था। रूम अटेंडेंट्स की सैलरी 2,16,000 मैंने समझा दिया था। और सबसे लास्ट में अपन ने लाइटिंग चार्जेस रुपये 72,000 रुपये निकाला था, वो भी मैंने आपको समझा दिया था। तो देखो इस तरीके से आपकी जो टोटल कॉस्ट है ना वो आ जाती है 29,44,800, ठीक है। और देखो आपको क्वेश्चन ने क्या बोल रखा था, क्वेश्चन ने आपको बोल रखा था कि जो भी आपकी टोटल रेवेन्यू है ना, ठीक है, जो भी आपकी टोटल रेवेन्यू है उस पर आपको 20% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं इस प्रॉफिट की बात करता हूँ, देखो ये कैसे निकला, ठीक है भाई साहब। अगर रूम रेंट 100 रुपये है ना, ठीक है, तो प्रॉफिट है 20 रुपये, तो इसका मतलब बाकी बची हुई कॉस्ट कितनी है, 80 रुपये, ठीक है भाई। रूम रेंट अगर आपका 100 रुपये है, उसमें 100% है, उसमें 20% आपका प्रॉफिट है, तो बाकी बची हुई कॉस्ट कितनी है, 80% है। अगर 80% कॉस्ट है तो 20% प्रॉफिट है। जो आपकी कॉस्ट है वो है 29,44,800। तो देखो 29,44,800 ये 80% के बराबर है, तो 20% के बराबर कितना होगा, 7,36,200, ठीक है। तो ये देखो 7,36,200 आपका, 7,36,200 आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और टोटल कॉस्ट में यदि मैं टोटल प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगी, ठीक है। 36,81,000, 36,81,000 मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया। अब अपन ऑफ सीजन और ऑन सीजन में पर रूम से कितना चार्ज करेंगे वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉलम बना लेता हूँ कैटेगरी का। मैं कॉलम बना लेता हूँ, मैं कॉलम बना लेता हूँ कैटेगरी का, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी का कॉलम बनाऊँ तो देखो यहाँ पर एक कॉलम तो हो जाएगा समर का, ठीक है, एक कॉलम हो जाएगा आपका विंटर का, ठीक है। देखो रूम डेज की यदि मैं बात करूं तो सीजनल समर में जो रूम डेज है वो है आपका 14,400 का, ठीक है। और विंटर में रूम डेज है आपका 7200 का। टोटल रूम डेज कितना है आपका 21,700 का, ठीक है। अगर मैं फेयर की बात करूं, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ने ये बोल रखा था कि जो ऑफ सीजन है ना, मतलब विंटर वाला, उसमें सीजनल टाइम से आधा अमाउंट चार्ज करना है। तो अगर यहाँ से मैं एक्स रुपये चार्ज करूँगा तो यहाँ पर मैं 0.5x चार्ज करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 0.5x चार्ज करूँगा। तो ये देखो मेरे पास रेशो बन जाएगा। भाई साहब समर से 14,400 रूम डेज से मैं एक्स रुपये चार्ज करूँगा तो टोटल मेरे को 14,400 एक्स रुपये चार्ज करने हैं। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ 7500 इंटू 0.5, तो यहाँ पर मैं 3600 एक्स चार्ज करूँगा। 3600 प्लस 14,400 तो टोटल 18,800 एक्स, ये आ गया अपना रेशो, ठीक है। अब भाई साहब मेरे को जो मेरी टोटल रेवेन्यू थी वो कितनी थी, 36,81,000। भाई मेरे को टोटल 36,81,000 चार्ज करने हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल फेयर। तो इस रेशो में मैं डिवाइड कर दूंगा 36,81,000, 36,81,000 भाग
सॉरी यहाँ पर 18,000 रही है ना, भाग 18,000, तो ये हो जाएगा इंटू 14,400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 29,44,800, 29,44,800, ठीक है, भाग 14,400 इंटू 3600, ये हो जाएगा 7,36,200, 7,36,200, ठीक है। ये अपन को टोटल फेयर चार्ज करना है, मतलब समर वाले पीरियड में मेरे को जो टोटल फेयर चार्ज करना है ना, वो करना है 29,44,800 का, ठीक है। और विंटर वाले सीजन में मेरे को जो टोटल फेयर चार्ज करना है ना, वो 7,36,200 करना है। अब मेरे को निकालना क्या था, फेयर पर रूम डेज, भाई साहब 7,36,200 रुपये चार्ज करने हैं आपको 7200 रूम डेज से। तो एक रूम डेज से आप चार्ज करोगे 102.25, ठीक है, 102.25, और यही आपकी रेट हो जाएगी। यहाँ पर 29,44,800 रुपये चार्ज करने हैं आपको 14,400 रूम डेज से। तो एक रूम डेज से 204.5 रुपये चार्ज करने हैं, ठीक है। और ये देखो मैंने कैटेगरी बना के इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब देखो आप एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, और आपको वेरीफाई करना है क्या यार मेरा आंसर सही है या गलत है, तो देखो आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो ऑफ सीजन के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला था जी, ऑफ सीजन का जो चार्ज है ना, ठीक है, वो सीजनल टाइम से आधा होगा। तो देखो अगर आप इसका 50% करोगे ना, तो देखो यही आएगा, 204.5 का आप 50% करो, 102.25 आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर भी मैच हो गया। देखो कभी भी अगर आपको कैटेगरी वाले क्वेश्चन दे रखे हो ना, जहां पर कैटेगरी मतलब कैटेगरी के हिसाब से आपको प्राइस फिक्स करनी है, कैटेगरी के हिसाब से आपको कॉस्ट करनी है, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो सेम आप फॉर्मेट, अगर आप सेम फॉर्मेट बनाओगे ना, तो सेम फॉर्मेट में आपको चीज़ें डालनी है और सॉल्यूशन आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। देखो जो इस बुक में जो सॉल्यूशन कर रखा है, ठीक है, वो इस हिसाब से कर रखा है। ये देखो आप आंसर मैच भी कर सकते हो, 102.25 20.50। देखो इन्होंने जो सॉल्यूशन कर रखा है ना, देखो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखो जब 3 या 4 प्रकार की कैटेगरी आती है ना, तो देखो वहां पर गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बाकी अगर आपने इस फॉर्मेट में अगर चीज़ों को जमा कर आप करोगे ना, तो गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जो अपना फाइनल आंसर है वो आ गया, ठीक है। यही मेरे को निकालना था। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मैं आपके साथ एक और नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा।